अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आपके सामने प्रोफेसर राजन कुमार साहब हैं, जिन्हें हम टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आरजू जी, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सर आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ आ रहे हैं विजिट के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट। और उससे पहले हम देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका ये विजिट जो है वो आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? देखिए आरजू जी, जो राष्ट्रपति पुतिन का जो विजिट अभी हो रहा है, अभी 4 और 5 दिसंबर को होने वाला है भारत में, नई दिल्ली में वो आएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत और रूस के बीच में एक वार्षिक एक समिट फॉर्मेट है, एनुअल समिट फॉर्मेट, जिसमें कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और अगले साल वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं। और यह सिलसिला लगभग 2000 से चला आ रहा है। तो अभी जो मीटिंग है वो 23वां मीटिंग, 23rd मीटिंग, समिट मीटिंग होने वाला है। लेकिन हुआ क्या था कि अभी 3 साल से 2021 में लास्ट टाइम पुतिन आए थे दिल्ली। उसके बाद वो नहीं आ पाए थे। उसका कारण है कि वहाँ पे रूस में जो युद्ध छिड़ गया, उसके बाद वो समिट मीटिंग नहीं हो पा रहे थे। हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए थे। तो पहला तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो एनुअल समिट मीटिंग है उसमें ये फिर से एक तरह से उसमें जो एक गैप आ गया था, तो उसकी शुरुआत है। दूसरा कि अभी जो जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से चल रहा है, उसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका वो भारत के साथ जानते हैं आप, अमेरिका के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। और पिछले 20 वर्षों की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे होते गए थे, काफ़ी मजबूत हो रहे थे भारत के संबंध। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दी। और टैरिफ लगाने के कारण क्या हुआ कि भारत में एक तरह से जो एक प्रो ट्रंप सेंटिमेंट चल रहा था, भारत में अच्छे खासे लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो जो प्रो ट्रम्प सेंटिमेंट चल रहा था उसमें अचानक से एक शॉक लगा, लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत के बहुत लोगों का मानना था कि शायद अमेरिका चाहता है कि भारत को मजबूत करे और चीन के विरोध एक कोई शक्ति खड़ा हो सकता है तो भारत है। तो इस ढंग की सोच यहाँ पे थी। लेकिन अभी जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया उसके बाद से यहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी नाराज़गी चल रही है, लोग काफ़ी दुखी हैं। और उनके जो दूसरे भी जिस ढंग के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कई कई बार, और उनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि वो कभी कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बदल भी जाते हैं। तो इस ढंग से जो भारत ने उसके बाद थोड़ी-सी अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश की और मजबूत करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में आपने देखा कि प्रधानमंत्री की कुछ दिन पहले यात्रा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की जो मीटिंग चीन में हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री गए थे। जबकि इससे पहले जो भारत में G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो नहीं आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारत वहाँ पे गया था। तो भारत अपना जो एक ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन है, जो नॉन वेस्टर्न कोऑपरेशन है, उसमें मजबूती से अपनी दावेदारी रख रहा है। और अभी G20 मीटिंग में भी जब G20 की मीटिंग जो अभी साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो आपने देखा कि ट्रंप नहीं गए थे, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं गए थे। उसके बाद वहाँ पे रूस के राष्ट्रपति भी नहीं जा गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री गए थे। तो भारत अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई करके रखना चाहता है। और उनमें एक पॉलिसी जो भारत में बोला जाता है उसका नाम है मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि हम दूसरे देशों के साथ अलायंस नहीं करेंगे, यानी कि मिलिट्री अलायंस हम कभी नहीं करते। और मिलिट्री अलायंस हम किसी भी शक्ति के साथ नहीं करेंगे, चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका हो, किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी पॉलिसी ऐसी हो कि हम सारे जो देश जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं या जो जो हम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ साथ अपने संबंधों को अच्छे बना के रखेंगे। तो उसी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि अभी जो भारत की मीटिंग हो रही है कई देशों के लीडर्स के साथ, और उस दृष्टिकोण से रूस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप देखें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे, सोवियत टाइम से कोल्ड वॉर के पीरियड में और उसके बाद भी, तो भारत के संबंध एक देश से अगर सबसे अच्छा रहा है तो वह रूस है। और आप जानते हैं कि मिलिट्री जो हमारा कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, वो रूस के साथ बहुत ही अच्छा है। जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारा जो फ्लाइट्स हैं, जैसे सुखोई 30 जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो वहाँ से हैं। उसके बाद अभी S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी वहीं से है। और नए-नए और बहुत सारे टैंक्स, सबमरीन्स इत्यादि बहुत सारे कॉपरेशन है, ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि जॉइंट कॉपरेशन है। तो मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन है। और अभी 2-3 वर्षों में क्या हुआ था कि हमने काफ़ी वहाँ से एनर्जी इम्पोर्ट करना
शुरू कर दिया था। एनर्जी इंपोर्ट लगभग जो 65 बिलियन डॉलर भारत का रूस के साथ ट्रेड 2 साल पहले देखेंगे तो लगभग 10 बिलियन के आसपास था। लेकिन सडनली एक अचानक देखें पिछले 2 साल में देखें तो 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। और 65 नहीं, 69-70 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है रूस के साथ। तो उसमें लगभग 65 बिलियन डॉलर हम वहाँ रूस से एनर्जी का इंपोर्ट करने लगे थे। तो उसके एनर्जी इंपोर्ट में फिर कई बार इशू ये भी थे कि हम रूस को कैसे पे करेंगे, रूस में सैंक्शन लगा हुआ है इत्यादि। जो स्विफ्ट जो इंटरनेशनल पेइंग मैकेनिज्म है वो रूस में नहीं काम कर रहा था। तो उसके बाद रूपी रूबल का ट्रेड एक स्टार्ट हुआ है भारत और रूस के बीच में, जिसमें कि लोकल करेंसी में ये दोनों ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया तो अब बोल रहे हैं कि जो आप रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं तेल वह इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो वह एक इशू है, तो इसको भी रिजॉल्व करना जरूरी है कि भारत चूंकि अमेरिका ने क्या किया, आपने देखा कि जितने भी तेल जो निर्यातक देश हैं या तो वो अमेरिका के प्रभाव में हैं या फिर उन पे सैंक्शन लगा दिए हैं। तो वैसे में भारत के लिए समस्या हो रही थी। तो भारत इन सारे इश्यूज पे यानी कि एनर्जी पे, मिलिट्री डिफेंस इश्यूज पे और जो एक बायलैटरल कॉपरेशन के दूसरे बिजनेस फोरम इत्यादि हैं, उन सारे मुद्दों पे प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करेगा। और रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है। बस मैं 1 मिनट में बता दूं कि यह यात्रा रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस को लग रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो कलेक्टिव वेस्ट जिसको रूस बोलता है, वो उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। उस पर सैंक्शन तो है ही, और प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा कोई भी वेस्टर्न कंट्री में उस ढंग से हो नहीं रही है। उनकी विजिट को देखेंगे तो मंगोलिया में हुआ है, चीन में हुआ है, और फिर कुछ जो सेंट्रल एशिया के देश हैं केवल वहाँ पे ही यात्रा हुई है। तो जो भारत की यात्रा है एक तरह से मैसेज देता है कि रूस आइसोलेटेड नहीं है, और यह बात पुतिन अपनी जनता को भी बता सकते हैं और पश्चिमी देशों को भी एक संकेत देंगे कि वहाँ पे मतलब रूस आइसोलेटेड नहीं है। भारत जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री जो ग्लोबल साउथ का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 कंट्री है, वह भी पुतिन को बुला रहे हैं इज्जत से। और यह भी भारत भी यह मैसेज देगा कि पश्चिमी देशों के दबाव में अपने नेशनल इंटरेस्ट के इशू पे भारत पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएगा। तो ये सारे सिंबॉलिक और सब्सटैंटिव इशू हैं जिसकी बातचीत होगी अभी जब पुतिन आएंगे तो। बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि सब इस तरफ देख रहे हैं कि अब जब पुतिन आएंगे तो उसके बाद भारत के साथ उनकी क्या बात होती है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे आपने भी कहा और कई तरफ से ये बातें भी हो रही थी कि अमेरिका कई जगह पर सैंक्शंस लगा रहा है। लेकिन सर क्या वजह है कि अब अमेरिका की वो पहले जैसी पावर दिखाई नहीं देती? मतलब वो ईरान पे सैंक्शंस लगाते हैं, ईरान उठकर जो है वो अटैक कर देता है इसराइल के ऊपर। अगर वो भारत पे या किसी और कंट्री के ऊपर सैंक्शंस की बात करते हैं तो वहां से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता जिससे ये लगे कि कुछ कोई जो है वो दबाव में आ गया है भारत उसके अमेरिका के। तो इसी तरीके से आप लोगों को रशियन ऑयल से और कई चीजों से रोका गया, लेकिन आप लोग नहीं रुके। तो क्या अमेरिका में अब पहले जैसी पावर नहीं रही है, अमेरिका एज अ स्टेट या गवर्नमेंट में? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, उसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका ग्लोबल पावर रहेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन अमेरिका में अब वह क्षमता नहीं है जो कि पहले 1990 के दशक में था या पहले जैसे था। अमेरिका जहां चाहता, पहले 1990 इस कोल्ड वॉर के एंड के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो एक यूनिपोलर मोमेंट था, उसमें अमेरिका जब चाहता, जहां भी चाहता, वहां पे वो इंटरफेयर कर सकता था, इंटरवीन कर सकता था। आपने देखे कि कई जगहों पे, जैसे इराक में, फिर अफगानिस्तान में, या फिर सीरिया इत्यादि, लीबिया इत्यादि, बहुत देशों में उस ढंग के इंटरवेंशंस हुए थे। और मुझे लगता है कि अब वो अमेरिका में वो क्षमता नहीं है। उसका कारण अमेरिकन डिक्लाइन तो है ही, लेकिन उसका उसका बहुत बड़ा कारण है कि दूसरी जो शक्तियां हैं वो अभी पावरफुल होती जा रही हैं। आप एक उदाहरण के स्वरूप में बताऊं कि अभी अगर परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी जो बोलते हैं, उस हिसाब से देखेंगे तो जो G7 की इकोनॉमी है, ग्लोबल G7 जो कि वेस्टर्न कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक जापान भी मेंबर है। तो G7 की जो इकोनॉमी है वो पीपीपी के टर्म्स में, कांस्टेंट पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पीपीपी के टर्म, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, वो ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है वो दोनों बराबर हो गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस ढंग से जो चीन का जिस ढंग से राइज हुआ है पिछले 20 वर्षों में, और भारत का जो प्रोजेक्टेड राइज है, मैं बता दूं, जो प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक राइज है वो अगले 20 साल में मैं बताया जा रहा है कि लगभग मतलब 30 से 40 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जा सकता है। अभी की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी लगभग
4 से थोड़ा ज़्यादा ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन अगले 20 से 25 वर्षों में काफ़ी वो कई गुना वो बढ़ने की संभावना है। तो वैसे में भारत भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ग्लोबल पावर ऑलरेडी है, लेकिन उसके और काफ़ी पावरफुल होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, यंग और डेमोग्राफी यहाँ के यंग वर्किंग पॉपुलेशन है। तो भारत का राइज हुआ है, चीन का राइज हुआ है, ब्राज़ील आप देखेंगे कि राइज हुआ है, यहाँ तक कि अब साउथ अफ्रीका भी अमेरिका की बात को नहीं मान रहा, और इसी कारण से ट्रंप आपने देखा कि वहाँ पे अभी G20 की जो मीटिंग हुई तो वहाँ नहीं गए थे। तो जो राइज ऑफ द रेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जो नॉन वेस्टर्न कंट्री है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी फ्लोट अप करते रहे हैं, और जो कि जिससे कि ट्रंप को भी अब डर लगने लगा है। जैसे कि ब्रिक्स की मैं बात करूं, तो अभी ट्रंप ने बोला कि मैं ब्रिक्स के कंट्रीज पे सैंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि उनको ब्रिक्स से पहले तो इग्नोर उन्होंने किया था अमेरिका ने, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ब्रिक्स अगर कहीं नई करेंसी लेके आ गया या उस ढंग की बात करने लगा, तो ग्लोबल डॉलर जो डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है ग्लोब पे वो कम हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और अमेरिका भी जिस ढंग से इंटरवीन जैसे वेस्ट एशिया में भी कर पा रहा था, जैसे कि उसने अभी देखे कि अपने इराक में जैसे किया या अफगानिस्तान में अपने मिलिट्री सोल्जर्स, तो अमेरिका में मुझे लगता है कि अब वो क्षमता नहीं है, वो यह नहीं करेगा कि अपने सोल्जर्स को ईरान में या किसी दूसरे जगह पे भेजने की कोशिश करेगा। वो अपने जो उनका जो हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसमें कि कनाडा, वहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इत्यादि, वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और इसी कारण देख रहे हैं कि वेनेजुएला पे भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो तेल की बात आपने की, तो पहले अमेरिका भी तेल का आयात करता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया पिछले मैं 1-2 साल की बात करूं तो। और अमेरिका कित का प्रोडक्शन की अगर बात करूं, तो अमेरिका नंबर 1 है, और केवल अमेरिका का प्रोडक्शन जो है वो दूसरे जो और तीसरे नंबर पे जो 2 कंट्री हैं, सऊदी अरब और रूस, इन दोनों कंट्री से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। जो यूरोप के साथ, जापान के साथ, इंडिया भी अब एक डील साइन किया है, जो कि जिसमें कि वो अमेरिका से भी तेल इत्यादि इंपोर्ट करेगा। तो अमेरिका का नेचर चेंज हो रहा है, और अमेरिका तेल को अभी भी तेल के प्राइस को और तेल के मैकेनिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और इसी कारण से वेनेजुएला को भी वो टारगेट किए हुए हैं, और वहाँ पे जो अटैक्स है उसकी काफ़ी संभावना है। मिलिट्री फोर्सेस भेजा है कि नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल मिलिट्री पावर की बात करूँ या फिर इकोनॉमिक पावर, तो दूसरी शक्तियों का उदय जो हुआ है उसके कारण से अमेरिका का काफ़ी उस तुलना में काफ़ी कमजोर हुआ है। और इस पे बहुत लोगों ने लिखा है, जैसे एक फरीद जकारिया करके CNN के जर्नलिस्ट हैं, द राइज ऑफ द रेस्ट, उन्होंने लिखा है। उसके बाद बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्कॉलर्स हैं, वह भी इस चीज़ पे लिख रहे हैं कि जिस ढंग से ये सारे कंट्रीज राइज कर रहे हैं, वो आगे के अगर 75 साल अगले 25-30 साल की बात करूं, तो जो टॉप 10 इकोनॉमी है उसमें भारत तो रहेगा ही, भारत नंबर 2 या नंबर 3 पे रहेगा। आपके पाकिस्तान के भी काफ़ी अच्छे जाने की संभावना है, अगर वहाँ पे अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और अगर स्टेबल पॉलिटी वहाँ पे रही, तो काफ़ी पाकिस्तान भी, क्योंकि डेमोग्राफी उसके फेवर में है, और अगर भारत राइज कर सकता है तो पाकिस्तान भी राइज कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये विश्व बदलता जा रहा है, और वैसे में अमेरिका का डिक्लाइन, ग्लोबल वेस्ट का डिक्लाइन जो है वो निश्चित है। लेकिन सर इतने टैरिफ लगाने के बाद भी आपका जीडीपी जो है वो 8.2% उसकी ग्रोथ जो है वो बताई जा रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक तो पहले ये बता दूं कि अभी जो टैरिफ का जो पूरा इम्पैक्ट है, वो अभी 1 महीने हुए हैं। मैं अगस्त में लगाया था, तो उसके बाद से अभी उसका पूरा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी जो 8% पिछले इस क्वार्टर की बात करूं, तो इंडिया का ग्रोथ रेट बिल्कुल अनप्रेसिडेंट अमेजिंग है, कि टैरिफ के बावजूद 8% ग्रोथ रेट है। तो उसका कारण यह है कि भारत ने काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया है। भारत आप देखें कि चीन के साथ, कनाडा के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, दुबई के साथ काफ़ी वहाँ से निर्यात वहाँ पे बढ़ गया है। और यह भी इसकी भी संभावना है कि जो चीज़ वही एक्सपोर्ट भारत से हो रहा था, अब वही चीज़ हो सकता है कि दूसरी डेस्टिनेशन से हो, जहाँ पे कि इस ढंग के टैरिफ नहीं लगे हुए हैं। तो टैरिफ की जो पॉलिसी है ट्रम्प की, बिल्कुल एक तरह से गलत पॉलिसी है। इससे ये अमेरिका के इकोनॉमी पे इस पर का प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और जो भारत जैसी इकोनॉमी है, वह डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो जो
टैरिफ का असर होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड कितना हो रहा था, मान लीजिए कि कल गुड्स की ट्रेड करूँ तो लगभग 125 से 130 बिलियन डॉलर के आसपास हो रहा था। और हमें जो इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट पड़ता, 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास इम्पैक्ट पड़ता। तो मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत ज़्यादा असर केवल टैरिफ का तो नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर टेक्नोलॉजिकल बैरियर लगा दे, टेक्नोलॉजी सप्लाई बंद करवा दे, तब तो बिल्कुल ग्लोबल सप्लाई चेन ही डिसरप्ट हो जाएगा। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उस हद तक करेगा, क्योंकि भारत के पास भी दूसरे फिर ऑप्शंस हैं जो कि भारत एक्सेस है। तो लेकिन भारत की इकोनॉमी पे अमेरिकन टैरिफ का बहुत ज़्यादा असर तो नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इत्यादि, जैसे जेम्स ज्वेलरी का जो था, या श्रिम्प प्रॉन इत्यादि जो हम एक्सपोर्ट करते थे, कुछ इन सारी चीज़ों पे असर तो पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की जीडीपी बहुत प्रभावित होगी। यह 0.01 या 0.02 से ज़्यादा, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा प्रभावित हो। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर अभी जैसे आपने और हमने भी डिस्कस किया कि रशियन प्रेसिडेंट का विजिट जो है, उसके ऊपर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का रिएक्शन आएगा? देखिए, अमेरिका क्या बोलेंगे भारत को। अमेरिकन राष्ट्रपति तो खुद इनसे मिल चुके हैं, अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन से मिल चुके हैं। और इसके बावजूद कि जो यूरोपियन देश हैं वो नहीं चाहते थे कि मिले, तो इसके बावजूद वो मिले। फिर अमेरिका ने जिस ढंग का 28 पॉइंट पीस प्रपोजल लाया, आपने देखा, वो तो पूरी तरह से रूस के फेवर में था। और ऐसा लग रहा था कि रूस का ड्राफ्ट यूक्रेन को सौंपा गया है। तो अगर उस ढंग की बातें चल रही हैं, तो वैसे में अमेरिका का कोई लेजिटिमेट मॉरल राइट नहीं है को भारत को बोले कि किससे आप बात करें और किससे बात नहीं करें। और एक चीज़ मैं बता दूं आपके ऑडियंस के लिए, कि रूस एक स्पेशल केस है भारत के लिए। और यह मुझे भी डर लग रहा था कि शायद अमेरिका के दबाव में रूस के साथ हमारे संबंध थोड़े खराब हो जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके मेरे मैं गलत साबित हुआ। और भारत के जो विदेश नीति है, वह रूस से और भी एक तरह से मजबूत हुआ है। भारत ने, आपने देखा कि कभी भी रूस के जो इन्वेजन है, अटैक है यूक्रेन में, उसको कंडेम नहीं किया, ऑफिशियली कभी कंडेम नहीं किया। हमारे जो एनर्जी भी सैंक्शन, जो वेस्टर्न सैंक्शन थे, उसको भी भारत ने नहीं माना। उसके बाद जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो तो हम इंपोर्ट वहां से करते ही रहे। तो एक स्पेशल केस है। मुझे लगता है इस ढंग का अनोखा रिश्ता पूरे विश्व में बहुत कम देखने को मिलेगा, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन का जैसा रिश्ता है, या फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का जैसे। तो एक बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन है, एक इंटरपर्सनल ट्रस्ट है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और जो आम जनता भी है वो रूस के फेवर में है। कुछ लोग, लिबरल लोग जरूर हैं, जिनको लगता है कि भारत को अमेरिका से करीब ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जनता और डिफेंस पर्सनल और इवन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रूस भारत के लिए अहम है। और रूस के साथ हम अपने संबंध को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि एक यूरेशियन कॉन्टिनेंट में रूस बड़ी बड़ी शक्ति है, और उसकी इकोनॉमी भले ही उतनी बड़ी नहीं हो, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन जो उनका जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल एशिया के क्षेत्र की बात करूँ, मंगोलिया इत्यादि, या फिर वेस्ट एशिया में भी ईरान इत्यादि के माध्यम से, तो वो बहुत ही मजबूत है, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और भारत उस चीज़ को समझता है। और रूस की भी एक मजबूरी है कि रूस भी भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, चूंकि आइसोलेटेड है, तो भारत के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने की कोशिश करता है। सो काफ़ी एग्रीमेंट्स हुए हैं पिछले 2 वर्षों में, देखेंगे। मुझे तो लगता है कई बार कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के संबंध और भी मजबूत हो गए रूस के साथ। और अभी इन लोगों का प्लान यह भी है कि एक INSTC बोला जाता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ईरान के माध्यम से जो ग्वादर पोर्ट है, और फिर जो बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान के माध्यम से, वहाँ से अजरबैजान से अस्तरखान, या वहाँ से कैस्पियन सी के रूट से, तो वह भी लगभग कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट। तो वहाँ अगर हो जाता है तो एक लैंड रूट मिल जाएगा भारत को, चूँकि पाकिस्तान बीच में आता है, और आप हमें आप भेजने नहीं देते हैं अपने सामानों को आपके रास्ते से। तो वैसे में हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए, और INSTC एक इम्पॉर्टेंट रूट भी हो रहा है। तो और इंडिया यूरेशियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरेशियन यूनियन आप जानते हैं कि जिसमें कि रूस है, बेलारूस है, और सेंट्रल एशिया के 2-3 देश हैं, तो उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और यूरेशियन कॉन्टिनेंट में अपना आउटरीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर इस किस्म की बात या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अगर भारत करना चाहता है, जिसमें जाहिर अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना होगा, तो उसके लिए आपको अमन भी तो चाहिए। तो अगर आप चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर उसके बॉर्डर पे अगर टेंशन रहेगी, तो क्या आप काम कर पाएंगे?
देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये मैं जो पूरी सोच समझ के साथ बोल रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन जो यहाँ पे अभी जो पॉलिटिक्स है और जिस ढंग का सेंटिमेंट, तो भारत में वह भी है कि जब आतंकवाद का मुद्दा आता है तो काफ़ी सेंसिटिव इश्यू होता है। और आतंकवाद के मुद्दे पे कई बार, जैसे कि कुछ दिन पहले जो हुआ, आतंकवाद के मुद्दे पे कोई भी सरकार, चाहे ये बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार या कोई तीसरी भी सरकार हो, तो उस पे इतना इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर होता है कि आपको एक्शन लेना है। तो जब भी कोई भी इस ढंग की आतंकवादी घटना होती है और उसका लिंक किसी दूसरे देश के साथ अगर होता पाया जाता है, तो वैसे में भारत की कोई भी सरकार अपने आप को नहीं रोक पाएगी। तो मुझे लगता है कि लेकिन अगर इस ढंग की घटना रोकी जाए और इंटरपर्सनल ट्रस्ट दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जाए, तो बिल्कुल युद्ध की संभावना नहीं है और भारत युद्ध नहीं करना चाहता। भारत ने देखा कि चीन के साथ भी युद्ध को नहीं बढ़ाया, और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध को भारत ने नहीं बढ़ाया। जो सीज़फायर इतनी जल्दी हुआ, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारत नहीं चाहता है कि किसी भी, भारत का फ़ोकस देखिए अभी अर्थव्यवस्था पे है। हमारी इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हमको उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, हमें उनको एक तरह से हमारी इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, हमें जो पश्चिमी देश हैं उनसे कम्पीट करना है, हमें चीन के साथ कम्पीट करना है। वैसे में हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी देश के साथ उलझें। लेकिन अगर यह है कि अगर आतंकवादी घटनाएँ होती हैं जिसमें कि लिंक अगर दूसरे देश, तो मुझे लगता है कि सरकारें कई बार, सरकार के पास कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक सरकार है और उनको मजबूरी है कि जो आम जनता का ओपिनियन है उसको बहुत ज़्यादा वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए उस वो खतरा बना रहेगा, लेकिन अदरवाइज़ भारत किसी के साथ युद्ध अभी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सर, खैर होना भी नहीं चाहिए सर, इसलिए कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने भी थोड़ा अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए और भारत तो कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी चाहता है कि जंग ना हो और हम उम्मीद करते हैं कि सब सही रहेगा और सबकी नज़रें ज़ाहिर है इस वक़्त तो उसके विज़िट पे लगी हैं जो रशियन प्रेसिडेंट का है आपकी तरफ, तो हम उस पे डेफ़िनिटली आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू। शुक्रिया आरजू जी बुलाने थैंक के लिए, बहुत अच्छा थैंक लगा। जी, शुक्रिया। थैंक यू सर।